हेलो नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका ऑन दैनिक जागरण आई नेक्स्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म लेट्स टॉक, जहां आज हम लोग बात करेंगे चाइल्ड ईटिंग डिसऑर्डर पर। क्या है ये डिसऑर्डर, क्यों होता है ये, और अगर होता है तो इससे अपने बच्चों को कैसे बचाया जाए। इससे जुड़े तमाम सवालों का जवाब आज जानेंगे अपने इस सेशन पर अपने एक्सपर्ट से। तो चलिए आज इस टॉपिक पर अपने डिस्कशन को शुरू करने से पहले आपको मिलवाते हैं अपनी एक्सपर्ट से। हमारे पैनल में आज शामिल हैं लखनऊ की एसजीपीजीआई से चीफ डाइटिशियन डॉक्टर रमा त्रिपाठी जी। रमा मैम, आपसे हम लोग चाइल्ड ईटिंग डिसऑर्डर पे आज अपने डिस्कशन को शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि बच्चों में जो ईटिंग डिसऑर्डर है एक्चुअली ये क्या है, इसको किस तरह से समझा जा सकता है? बच्चों में ईटिंग डिसऑर्डर है, बेसिकली ये बहुत सीरियस मेंटल इशू है। मतलब जैसे कहते हैं मानसिक समस्या है। ये ज्यादातर 12 से लेकर 25 साल के, मतलब 12 साल तो आपका टीनेज या एडोलेसेंट से स्टार्ट होके, बट ज्यादातर जो इसका एज ग्रुप देखा गया है वो 12 साल से 25 साल के बच्चों में या यंगस्टर्स में देखा गया है। और इसमें स्पेशली लड़की मतलब बच्चियां या महिलाएं ज्यादा होती हैं। तो इसका जो मेन जो कारण होता है वो जो अनहेल्दी प्री ऑक्यूपेशन ऑफ द फूड होता है। मतलब कि बच्चे को ये लगता है या तो वो बहुत दुबला है या वो बहुत मोटा है या उसकी स्किन बहुत अच्छी नहीं है। तो इस तरह की बातें जब उसके दिमाग में आती हैं और उसके आसपास के लोग जब इस तरह की बातों पे टोकते हैं, तो फिर धीरे धीरे क्या करता है, या तो वो टेंशन में ज्यादा खाना शुरू करता है जिसको बिंज ईटिंग कहते हैं, और या फिर वो कुछ खाना छोड़ देता है, या फिर बहुत थोड़ा थोड़ा खाता है और बहुत पिकी ईटर हो जाता है, यानी कि बहुत चूजी हो जाता है। तो बेसिकली ये एक सिम्टम्स हैं चाइल्ड ईटिंग डिसऑर्डर के। तो अगर कभी भी आपके आसपास ऐसे कुछ भी लक्षण अपने बच्चों में या बच्चियों में दिखें, तो आपको तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए। मैम, जब बात हम लोग इसके लक्षणों की करते हैं तो और किस तरह के इसके सिम्टम्स हो सकते हैं जो हमें और समझ में आ जाए कि हमारे बच्चे में ये ईटिंग डिसऑर्डर टाइप की कोई चीज हो रही है? हाँ, इसका देखिए सबसे पहला और सबसे अच्छा जो लक्षण है जिसको हम जिसको देखकर हम ये जज कर सकते हैं, सबसे पहला तो बच्चा क्या होता है, बहुत चूजी हो जाता है कि हमें ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, स्पेशली कार्ब्स और फैट्स के लिए। दूसरा हो जाता है वो खाने को, मतलब जैसे जो मील टाइम है उस वक्त वो खाना ही नहीं खाता है। इसके बाद आता है कि जब भी खाना खाएगा तो वो बहुत थोड़ा खाएगा कि मैं अब ज्यादा नहीं खाऊंगा, या फिर वो सिर्फ सैलेड खाएगा, या फिर डिनर वो करेगा ही नहीं, या जो भी चीजें उसको लगती हैं कि उससे कहीं उसके किसी दोस्त ने या किसी फ्रेंड ने आप उसको बता दिया कि इसको खाने से ऐसा होगा, तो वो वही करने लगता है, या कभी उसने किसी सोशल मीडिया पे कोई वीडियो या रील देखी हो तो वो इस तरह की चीज करने लगता है। तो ये आपका मेन सिम्टम जिसे कहते हैं अर्ली सिम्टम होता है। तो जैसे ही ऐसी चीज शुरू हो, हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, और फिर वो कैसे उसको ट्रीट करना है इसके बारे में हमें सोचना शुरू कर देना चाहिए। मैम, जैसा कि शुरुआत में आपने बताया कि आफ्टर 12 ईयर्स से इसकी शुरुआत होती है, तो हम लोग मान के चलें कि टीनेजर्स को ही ये इफेक्ट करता है। तो क्या ये ईटिंग डिसऑर्डर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ टीनेजर्स को ही इफेक्ट करता है या बच्चों पर भी इसका असर होता है? एंड कहीं ना कहीं नहीं, आपने जब शुरुआत। जी। जी मैम, नहीं, प्लीज। जैसा कि मैंने बताया बहुत छोटे बच्चों में तो खैर इतना नहीं होता है अब, बट एज शिफ्ट हो गई। आप ये मान के चले कि 10 से 12 साल के बच्चों में ये शुरुआत हो जाती है, बट ये अप टू 70 ईयर के एक्सटेंड तक रहता है, और स्पेशली वुमेन्स में, कि फिर वो बहुत चूजी हो जाती है, वो बहुत थोड़ा खाएंगी, या उनके कुछ एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल सिम्टम्स भी होते हैं। तो इसकी एज जो है वो शुरुआती एज 10 से 12 साल है, और मैक्सिमम ये 70 ईयर्स तक भी जा सकती है, बट जो मेन एज ग्रुप जो अफेक्टेड है वो है 12 से 25 साल। और अभी अभी हाल में एक सर्वे हुआ है, उसमें ये देखा गया है कि लगभग 20 से 22%, यानी कि 20 से 22% बच्चे इससे अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि आजकल उनका जो अपीयरेंस है वो उनमें ज्यादा हावी हो रहा है। तो या तो वो बहुत स्लिम दिखना चाहेंगे, या वो बहुत
अनहेल्दी नहीं दिखना चाहेंगे, तो इसलिए एज ग्रुप तो अभी फिलहाल 12 से 25 साल तक की मेन एज ग्रुप है जिसमें ईटिंग डिसऑर्डर्स हमें ज्यादा कॉमन दिखते हैं। मैम जैसा कि आपने कहा कि ज्यादातर ये महिलाओं या लड़कियों में इसकी जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है, तो ऐसे क्या रीजंस हैं कि सिर्फ महिलाओं और लड़कियों में इसके जो सिम्टम्स हैं वो ज्यादा देखने को मिलते हैं? देखिए, ये तो बहुत पुरानी सी चीज है कि महिलाओं में अपने आप को सुंदर और सुडौल दिखने की काफी ज्यादा जैसे कहते हैं कि क्रेविंग होती है। क्रेविंग तो नहीं कहेंगे, बट हाँ वो दिखना चाहती हैं। तो इसलिए शुरू से ही बट अब क्योंकि थोड़ा सा टाइम चेंज हो रहा है, तो कुछ बच्चे या बॉयज भी हैं, वो ऐसी एज में आते हैं जब उनको दूसरों को इम्प्रेस करना होता है, चाहे वो गर्ल्स हो या कोई और हो, तो भी वो इन चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। बट ज्यादातर ये अभी भी गर्ल्स में इसका परसेंटेज या लेडीज में इसका परसेंटेज ज्यादा है, क्योंकि उनका फिजिकल जो अपीयरेंस है वो उनके लिए बहुत मैटर करता है। ओके, तो मैम ये जो ईटिंग डिसऑर्डर है, इसके जो अगर हम लोग पोटेंशियल रीजंस पे बात करें, तो इसके क्या पोटेंशियल कारण इसके क्या हो सकते हैं? देखिए, जहां तक मैंने आपसे मैं कई बार ये चीज कह रही हूँ कि पहला तो जैसे अच्छा दिखना, दूसरा फिटनेस फ्रीक जो होते हैं, मतलब फिट दिखे, तीसरा ये होता है कि जब उनकी कहीं पर भी सोसाइटी में, ऑफिस में या स्कूल में या कॉलेज में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है, तो वो उसको भी उसका एक रीजन समझ लेते हैं। बेसिकली इसको अगर आप टेक्निकल टर्म में कहें तो हम लोग एनोरेक्सिया नर्वोसा या बुलिमिया नर्वोसा को बहुत ज्यादा एक टेक्निकल टर्म में ईटिंग डिसऑर्डर के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मैंने इनिशियली भी बताया, इसमें जो अर्ली वार्निंग साइन होते हैं, जिसको हम वार्निंग साइन अपने टेक्निकल टर्म में बोलते हैं, कि खाने में टेस्ट या बहुत इंटरेस्ट ना लेना, भूख कम हो जाना, या फिर जैसे वजन अचानक से कम होने लगना, या फिर जैसे बहुत इंजेक्शन होना, पेट खराब होना, फ्लैटुलेंस होना, या और भी बहुत इंडिविजुअल सिम्टम्स होते हैं। तो ये एक अर्ली वार्निंग साइन होते हैं, जिसकी वजह से हमें ये समझ लेना चाहिए कि अब इसको इसके ट्रीटमेंट की इस शख्स को या इस बच्चे को जरूरत है। तो हम इट मीन्स मान के चलें कि बहुत ज्यादा खुद के लिए कॉन्शियस होना इसका एक सबसे बड़ा रीजन हो सकता है, कि अगर बिल्कुल, हम खुद के लिए बहुत एक्स्ट्रा ज्यादा कॉन्शियस होना, कॉन्शियस, जी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कॉन्शियस कॉन्शियस होना। जी जी। ओके, सो मैम अब अगर हम लोग इसके रीजंस और सिम्टम्स के बारे में जानने के बाद इसके क्योर पर आए, तो क्या शुरुआती एज में, जैसे अगर 12 ईयर या 10 ईयर की एज में अगर हमें समझ में आ रहा है या डॉक्टर ने हमें सजेस्ट करा है कि ये ईटिंग डिसऑर्डर है आपके बच्चे को, तो क्या उस शुरुआती एज से अगर हम क्योर शुरू कर देंगे तो इसको स्टार्टिंग में ही रोका जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये आप ये मान के चलिए कि अगर आप बहुत अर्ली स्टेज में इसको अगर आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो आप इसको आराम से क्योर कर सकते हैं। मेडिकली भी, साइको सोशली भी आप इसको आराम से क्योर कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि जैसे मेडिकली तो आप किसी भी साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे या फिर क्लिनिशियन के पास जाएंगे जो आपको मेडिसिन देंगे। उस बारे में मैं तो ज्यादा नहीं बताना चाहूंगी। बट ये जैसे जो आपका सबसे पहले इसमें फैमिली को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए। आप बच्चे के साथ बैठिए, उससे बात करिए, जो भी उसका अच्छा सबसे अच्छा रोल मॉडल है उससे उसको कोरिलेट करिए। कोरिलेट मतलब अच्छे सेंस में। दूसरा, उसको जो पसंद है पहले उसकी चॉइस पूछिए, उसी में कुछ इनोवेटिव सा आप दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने देखा है काफी सारे बच्चे आते हैं जिनको मैगी बहुत अच्छी लगती है। मैं एक बहुत सिंपल सी बात आपको बता रही हूँ। तो कभी-कभी जो बच्चियां होती हैं उनको अगर उनकी पेरेंट्स मैगी नहीं देते तो वो बहुत एग्रेसिव या इरिटेट हो जाते हैं। उस केस में हम उनको ये समझाते हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस बेस्ड आप इनको मैगी दे सकते हैं। डू वन थिंग, आप उसमें क्या इनोवेशन करिए कि मैगी को कम रखिए, सब्जियों को, कलरफुल वेजिटेबल्स को ज्यादा ऐड कर दीजिए। शायद बच्चा वहां से उसको खाना शुरू कर दे। इसके अलावा जो भी कोई भी खाना, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल दाल राइस वो नहीं खा रहा है, मैं अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ जो मैं एडवाइस करती हूँ, तो ठीक है, आप उसको इडली बना के दे दीजिए, आप उसको उत्तपम दे दीजिए, दैट इज ऑल्सो दाल चावल, या फिर आप उसको परे दे दीजिए। मतलब
उसका जो वे ऑफ प्रेजेंटेबिलिटी है या वे ऑफ कुकिंग है उसको चेंज करिए। इसके अलावा जो उसको खुद से खाने के लिए ज्यादा प्रेरित करिए कि वो खुद से चीज लेके खुद से मांग के खाए। और जब आप खाना बनाते हो तो कोशिश करो, अगर बच्चा इन्वॉल्व हो सकता है तो उसको फूड प्रिपरेशन में जरूर इन्वॉल्व करिए। इसके साथ साथ कोई भी डिस्ट्रैक्टिव चीजें जैसे टीवी है, मोबाइल है या म्यूजिक है, उसको आप इन चीजों में शामिल ना करें। इस तरह की जो चीजें होती हैं वो करके उसको हम फैमिली के अंदर ही शायद उसको मेडिसिन की जरूरत ना पड़े, या फिर दोनों ही तरीके से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। मीन्स अगर हम फैमिली के साथ मिलकर खुद ही घर में कुछ ऑप्शंस के साथ उसको क्योर करना चाहें तो कर सकते हैं, बट मैम अगर इसके अलावा मेडिकल हेल्प लेना चाहे कोई पेरेंट तो फिर क्या मेडिकली भी इसका कोई इलाज पॉसिबल है? हाँ, जहां तक इसको हम टॉक थेरेपी बोलते हैं या साइकोथेरेपी बोलते हैं, जिसको सीबीटी कहते हैं, तो उसके थ्रू जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं या जो क्लिनिशियंस होते हैं, जिसमें कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सीबीटी जो बोलते हैं, उसके द्वारा हम इसको डील कर सकते हैं। और ये बेसिकली दोनों तरीके से होता है, मतलब आपकी फैमिली इन्वॉल्व होगी तो आप साइको सोशल चेंज करके उसको कर सकते हैं, बिहेवियरल चेंज करके कर सकते हैं, इमोशनल जिसे कहते हैं कि इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं, इम्पैक्ट्स क्या करता है, तो उसके थ्रू भी इसको चेंज कर सकते हैं। मतलब काफी हद तक ये क्योर हो जाता है अगर आपने उसको बहुत बढ़ने नहीं दिया और बहुत इनिशियल स्टेज में ही उसको आपने ट्रीट करने की शुरुआत कर दी। मैम यही अगर हम लोग मान के चलें कि अगर इनिशियल स्टेज पे पेरेंट्स ने लापरवाही करी है, वो उसको नहीं पहचान पाए, तो फिर इसके जो हार्म्स की अगर हम बात करें तो आगे चलते हुए समय में इसके क्या हार्मफुल सिचुएशंस हमारे सामने आ सकती हैं? देखिए, अगर मैं आपको बहुत बेसिक सी चीज बताऊं तो जो सोशल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इन चीजों के, वो बहुत खराब होते हैं। और अगर मेंटल इलनेसेस की बात की जाए तो सबसे ज्यादा डेथ जो होती है वो हमारी ईटिंग डिसऑर्डर की वजह से ही होती है, जिसका परसेंटेज इन सारे जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं उसमें अराउंड 20% के आसपास आता है। तो इसको कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, किसी को भी हो, बच्चे को हो, बड़े को हो। तो ये फैमिली, इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि मील का एक टाइम आप साथ में रखें। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो एटलीस्ट आप उसको जज कर पाएंगे या अर्ली हम उसको डिटेक्ट कर पाएंगे। तो इसलिए इसको बिल्कुल किसी भी तरीके से नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, जैसे भी हो सके फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ इसको कोशिश करना चाहिए हम ट्रीट करें। और जो भी बेस्ट साइकेट्रिस्ट है या जो भी मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रोफेशनल्स हैं उनके पास जाकर फैमिली के साथ इसको ट्रीट करने की शुरुआत करनी चाहिए। बिकॉज अगर ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया तो फिर ये क्रॉनिक इलनेस का रूप ले लेता है और फिर इसमें प्रॉब्लम ज्यादा होती है। मैम क्या इस डिसऑर्डर में पेरेंट्स के अलावा स्कूल्स या टीचर्स भी किसी तरह का रोल प्ले करते हैं इसके क्योर को लेकर? डेफिनेटली डेफिनेटली सबसे ज्यादा स्कूल में ये होता है कि अगर आप टीचर या पेरेंट्स जो होता है, फैमिली मेंबर्स अगर टीचर से डिस्कशन करें कि ऐसा ऐसा इशू है, और क्लास में अगर इसके कंपैरेटिव आप किसी से इसका कंपैरिजन करते हैं या कोई बच्चा इसको टीज करता है तो उसको इसकी गंभीरता के बारे में समझाएं। साथ में ऐसा मतलब जिस तरीके से बच्चा अगर थोड़ा सा इससे क्योर होने का चांस हो सकता है तो वो चीजें करें। तो मेरे ख्याल से अगर स्कूल के जो भी पर्सनल्स हैं या जो क्लास में टीचर्स हैं या जो फ्रेंड्स हैं, तो अगर आप इसकी कोशिश करेंगे तो काफी हद तक आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। क्योंकि आजकल मेंटल हेल्थ इशू सभी बच्चों में हो गया है और सारे स्कूल के जो स्टाफ है या स्कूल के जो टीचर्स हैं वो कोशिश करते हैं ऐसी कोई चीजें ना आए। इसलिए क्योंकि आगे चलकर बच्चा कोई बहुत खतरनाक कदम ना उठाए, जो आजकल आप प्रायः देखते होंगे अपने आसपास कि किसी को किसी ने कमेंट किया या कंटिन्यूअसली कुछ टीज किया जाता होगा या फिर कोई बली कर रहा है, तो फिर वो बच्चा फिर जाके कभी कभी कुछ रेयर केसेस में काफी सख्त कदम उठा लेते हैं, जो कि किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता और समाज में ये चीजें ना हो तो बहुत अच्छी चीज होती है। मैम इतने कम टाइम पीरियड में आपने बच्चों के ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी, बट मैं चाहती हूँ कि
चलते चलते कि बच्चों में इस ईटिंग डिसऑर्डर के लिए कोई अगर स्पेसिफिक डाइटरी और लाइफस्टाइल चेंजेस की अगर आप सलाह देना चाहें हमारे पेरेंट्स को, तो क्या सलाह देना चाहेंगी? सबसे पहले तो आपको ना अपने बच्चों से जो एक इंटरेक्शन होता है, मतलब दोस्ती बना के रखिए। कभी उसको जैसे कहते हैं ना, परफॉर्मेंस की प्रेशर मत डालिए कि क्लास में फर्स्ट आना है या इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स लेने हैं या फिर स्पोर्ट्स में आपको यही करना है। आप बच्चे से उसकी इंटरेस्ट पूछिए और कोशिश करिए उसको जो भी अच्छा लगता हो। मतलब आजकल मैंने देखा पेरेंट्स इसको बहुत ईगो और स्टेटस सिंबल मान लेते हैं कि हमारा बच्चा ये करे। मैंने अक्सर देखा जब कोई गेस्ट आता, बेटा ये पोएम सुनाओ, बेटा ये टेबल सुनाओ। ठीक है, वो नहीं सुनाता है, कोई बात नहीं, दोबारा सुनाएगा। कभी-कभी बच्चे बहुत कॉन्शियस भी होते हैं। तो इस केसेस में हमें पहला और सबसे ज़रूरी चीज़ होता है, फैमिली के एक मील हमें साथ करना चाहिए। पेरेंट्स या जो भी भाई-बहन है, आपस में उनका इंटरेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। जो बच्चे बहुत आइसोलेट हो के दिन भर मोबाइल या टीवी में रहते हैं, वो ना हो। उनका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा होना चाहिए, उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होनी चाहिए। ये देखना चाहिए कि बच्चा प्रॉपर नींद ले रहा है, नहीं ले रहा है, हाइड्रेटेड है या नहीं है। और ज़रूरी नहीं कि पानी पिए, आप उसको जो भी लिक्विड है, जैसे सत्तू ड्रिंक है, नारियल पानी है, लस्सी है, शेक्स हैं, शिकंजी है, कुछ भी, पना है, जो वो चाहता है उसके थ्रू आप उसको उसका हाइड्रेशन बना रहे। अदरवाइज़ उसको योग या मेडिटेशन में इन्वॉल्व करिए। मैंने अक्सर देखा है, जिसका ज़िक्र मैं यहाँ ज़रूर करना चाहूँगी, आजकल लेडीज़ जो है टीवी सीरियल में इतनी ज़्यादा बिज़ी हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा बिज़ी हो जाती हैं कि बच्चों को डाँटती हूँ 8 बजे तक खा लो, अदरवाइज़ सीरियल आएगा, मैं खाना दे नहीं पाऊँगी। दीज़ आर द लाइन्स जो मैं अपनी ओपीडी में सुनती हूँ। तो जी। प्लीज़ मदर्स कोशिश करें, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब बच्चा स्कूल में है तो जितने एपिसोड्स हो आप प्लीज़ देख लीजिए, लेकिन साथ में बच्चों के साथ खाना खाइए, उस वक़्त टीवी मत देखिए। इसके साथ-साथ बच्चे की चॉइस ज़रूर देखिए, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि आप आजकल देखिए वो टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया इम्पैक्ट है बच्चों पर, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, तो ठीक है। मैं सिंपली अभी हर मदर को अपनी ओपीडीज़ में बताती हूँ, ठीक है? वो दाल-चावल, रोटी-सब्जी नहीं खाता, ना खाए। आप जो भी होममेड मील खाना चाहता है, आपके पास एन नंबर ऑफ रेसिपीज़ हैं। अगर वो पराठे भी खाता है, तो पराठे में आपको क्या स्टफ़ करना है, अगर वो सब्ज़ी भी खाता है, ठीक है, ऐसे नहीं खाता है, तो आप उसको दाल में डाल दीजिए, आप उसको आटे में मिक्स करके यूज़ करिए, आप उसका रायता बना दीजिए, ज़रूरी नहीं वो हरा साग खाए। सैलेड वो अगर ऐसे नहीं खाता तो ठीक है, उसको आप थोड़ा-सा प्रेज़ेंटेबिलिटी बढ़ाइए। इसके साथ-साथ जो उसके, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ से एलर्जी है या जो उसका पीयर ग्रुप है, तो उसको भी कभी अपने साथ उसको भी इंटरेक्शन में शामिल करिए, तो बच्चे को अच्छा लगता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बच्चे को लगे कि उसकी अपनी इम्पोर्टेंस घर में है, तो फिर वो कभी भी ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होगा, अपनी छोटी और बड़ी चीज़ें आपसे शेयर ज़रूर करेगा। इसलिए बच्चे को अपना दोस्त बना के रखें प्लीज़, पेरेंट्स ना बने, जो ट्रेडिशनल पेरेंट्स हैं वो ना बने, क्योंकि माहौल थोड़ा-सा बदल गया है। तो इसलिए इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखें, तो बच्चे डेफ़िनेटली इससे ओवरकम हो जाते हैं और ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती है उनको। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम। सो बच्चों को हेल्दी लाइफ देनी है तो उनकी ईटिंग हैबिट्स पर हमें हर तरह से प्रॉपर ध्यान देना होगा, तभी तो उनको फिट एंड फाइन फ्यूचर दे पाएंगे। पर ये मुमकिन होगा कैसे? इसके ढेरों तरीके बताए हमें आज हमारे सेशन में हमारी एक्सपर्ट ने। तो फिलहाल अब अपने इस सेशन को वाइंड अप करने से पहले मैं अपनी एक्सपर्ट को बोलूंगी थैंक यू सो मच रमा मैम, आपका बहुत बहुत थैंक यू सो धन्यवाद। मच। जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी माध्यम से हम आपके श्रोताओं से इंटरैक्ट कर पाते हैं और अपनी बात थोड़े ज़्यादा वाइड स्तर में कन्वे कर पाते हैं, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार मैम। एंड साथ ही साथ अपने व्यूअर्स को भी बोलूंगी थैंक्स कि वो भी हमारे साथ जुड़े। और इसी के साथ अब लूंगी आप सबसे विदा, पर इसी वादे के साथ कि मिलूंगी आपसे ऑन द सेम प्लेटफॉर्म किसी एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।